नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज खेल से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हम पिछली क्लास में छोड़े थे उनकी इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये 4 लोगों को मिला है। मनु भाकर, ये निशानेबाजी में, हरमनप्रीत सिंह इनको हॉकी में, प्रवीण कुमार इनको पैरा एथलेटिक्स में और डी गुकेश इनको शतरंज में। मतलब ये 4 इनके खिलाड़ी हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किनको मिला है 1 2 3 4, 1 2 3 इस टाइप का। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी, पुरुष हॉकी टीम के हैं, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। फिर हॉकी फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह है और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सविता पूनिया है। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर बीसीसीआई ने भी सम्मान दिया है। 2025 का है ये, 26 वाला हो सकता है अभी नया है, तो आप 25 ध्यान रखिएगा। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर वैसे भी लेजेंड है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट किनको मिला है? सचिन को। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में मिला है अपने बूम बूम बुमराह को। अब बॉलर में इनसे अच्छा तो कोई है नहीं। और महिला में मिला स्मृति मंधाना को। ये वेब से भी अभी फेमस थी। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुष में बुमराह, महिला में मंधाना। ये बीसीसीआई भी को दिया है, विजडन ने भी जो घोषित किया उसमें यही है, पुरुष में बुमराह और महिला में मंधाना। अगर हम अगला देखें कि आईसीसी क्रिकेट वार्षिक सम्मान किसको किसको मिला है, जो जनवरी 2025 में मिला है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में मिला है अमेलिया केर को। महिला में जो मिलता है उसको रसेल फ्लिंट ट्रॉफी बोलते हैं। तो महिला में अमेलिया केर को, कुछ मलेरिया, अनुपम खेर, कुछ भी याद रख लेना। पुरुष में जो ट्रॉफी मिलती है क्रिकेटर ऑफ द ईयर उसको बोलते हैं सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ये अपने को बुमराह को मिली है। और टेस्ट क्रिकेट में भी बुमराह को ही मिली है। महिला की वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है स्मृति मंधाना। तो 2 खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है क्रिकेट में, एक है बुमराह और एक है स्मृति मंधाना। तो अवार्ड जनरली इन्हीं को मिला है ज़्यादा भारत की तरफ से। अब है बैलन डियोर फुटबॉल अवार्ड, मतलब फुटबॉल का ये अवार्ड है। पुरुष में मिला है उस्मान डेम्बेले को और महिला में मिला ऐताना बोनमती को। बोनमती ध्यान रखना, बोनमती मतलब ये विदेशी है, लेकिन अपने यहाँ जैसे होता है ना लीलावती, ओमवती, ओममती, तो वैसा वाला बोनमती मान लेना। और ये डंबल अम्बल उठाता है तो डेम्बेले हो गया है। फिर फुटबॉल में एआईएफएफ फुटबॉल जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है पुरुषों में है सुभाशीष बोस, बंगाली है सुभाशीष, और महिला में है सौम्या गुगुलोथ। तो सौम्या महिलाओं में और पुरुष में सुभाशीष को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिला है। फिर टोक्यो में डीफ ओलंपिक हुआ, तो इसमें भारत का प्रदर्शन बढ़िया था, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। पहला रैंक तो यूक्रेन का है और भारत का 6वां रैंक था। कहाँ हुआ है ये डीफ ओलंपिक? तो टोक्यो में हुआ है। फिर आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ये आप देखे हो कि भारत साउथ अफ्रीका को हराया। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी दीप्ति शर्मा। मतलब पूरे टूर्नामेंट में ठीक ठाक प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन रहा, तो दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फिर T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड का भारत जीता। जनरली ऐसा कुछ पूछे ना तो भारत ही कर देना भाई, चर्चा इसीलिए क्योंकि भारत जीता होगा। आईपीएल इस बार का आरसीबी जीता। 90वीं जो रणजी ट्रॉफी है उसका विजेता विदर्भ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विदर्भ 90वीं रणजी ट्रॉफी जीत। अच्छा, यही ध्यान रखना, अभी ईशान किशन का खूब चर्चा है ना, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो झारखंड को जिता के आए हैं। तो सैयद मुश्ताक अली पूछा तो झारखंड जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? उत्तराखंड में हुए। 39वें कहाँ होंगे? तो मेघालय में होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड और मेघालय, अगर जगह आपसे पूछा तो। फिर 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में होंगे, बिहार में हो गए हैं। और पहला रैंक इसमें महाराष्ट्र का है।
तो जनरली महाराष्ट्र जीतता है इस टाइप का राज्य, अगर आप लोगे तो महाराष्ट्र जीतता है। कहाँ हुआ है तो बिहार में हुआ है। पहला पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट कहाँ हुआ है तो श्रीनगर में हुआ। श्रीनगर में डल झील बाकी जगह घूमे होंगे, बढ़िया खेले होंगे। ये थोड़ा सा मेरे को लगा। फाइड वुमेन वर्ल्ड कप हुआ, FID फाइड वुमेन वर्ल्ड कप शतरंज का। इसमें जीती हैं दिव्या देशमुख। तो ये दिव्य हैं, खूब दिव्या हैं, जो ध्यान रखना है। दिव्या देशमुख जीती हैं फाइड वुमेन वर्ल्ड कप। और फाइड शतरंज विश्व कप 2025 इसको जावोखिर सिंदारो ये जीते हैं। ये इसलिए है कि भारत इसका मेजबान था, तो इसको जावोखिर सिंदारो जीते हैं। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होती होगी, मेरे को भी हो रही। मतलब ना कभी कभी कुछ चीज़ें आपको भी नहीं पता रहता। मैंने सोचा चलो डिजिटल बोर्ड में कोई दिक्कत है, अपन टैबलेट में बना लेते हैं। अब मज़ा ये आया कि टैबलेट भी उसका जो पेन है उसको बालक तोड़ दिया। तो फिर मेरे को लगा मैं उंगली से अभी कर रहा हूँ। तो कुछ ना और छत्तीसगढ़ भी मैं इसलिए लिख लिया कि मेरे को लगा आप लोग इतना देख रहे हैं तो चलो नोट्स ही बना लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। तो नोट्स ही बना रहा था आज दिन भर बैठ के। और उसके बाद फिर थोड़ा सा बचा था, फिर छत्तीसगढ़ भी बनाऊंगा सोचा, पेन ही टूट गई। तो कुछ चीज़ें आप चाहोगे तो भी नहीं होती। और मेरे को लगता हो सकता है कुछ उसका कारण हो कि हो सकता है आप खुद से पढ़ो ज़्यादा अच्छा है, मैं पढ़ाऊँ तो उतना ठीक ना रहे, ये भगवान बोलना चाह रहे हैं। जो भी हो, तो जितना बनेगा उतना तो करेंगे ही। तो ये अपन देख रहे थे फाइड शतरंज जो विश्व कप है, ये जावोखिर सिंदारो जीते। 2024 में डी गुकेश जीते थे, इसीलिए इतने चर्चित हुए थे। और जूनियर चैंपियनशिप में प्रणव वेंकटेश जीते हैं, प्रणव वेंकटेश। अब अगर कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में भी कौन जीता है तो भारत जीता है। अब भारत कहाँ कहाँ जीता है कबड्डी में? कबड्डी जनरली भारत एक तरफा ही जीतता है। तो भारत जीता है महिला विश्व कप कबड्डी का, महिला एशियाई चैंपियनशिप कबड्डी का, दूसरा विश्व कप कबड्डी का, खो खो विश्व कप। मतलब भारत ये सब विजेता है इनका। तो मैं आपको पहले भी बोला कि कुछ ना समझ में आए तो भारत को जिता देना, क्योंकि तभी तो सवाल पूछ रहे हैं यार, स्क्वाश में हम नहीं जीते तो नहीं पूछ रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स फर्स्ट था ब्राज़ील और भारत का रैंक था 10वां और भारत मेजबान भी था, ये ध्यान रखना है। एशियाई एथलेटिक्स फर्स्ट रैंक है चीन का, सेकंड रैंक है भारत का। तो ये एशियाई एथलेटिक्स में सेकंड भारत का है। इसमें मेन चीज़ ये है, अनिमेश कुजूर जो अपने छत्तीसगढ़ के हैं खिलाड़ी, इन्होंने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। तो 200 मीटर जो मतलब ये एथलेटिक्स हैं, एथलेटिक खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ के, अनिमेश कुजूर, ये भी कांस्य पदक जीते हैं। एशिया कप हॉकी ये भी भारत जीत गया। आगामी कौन कौन से खेल होना है महत्वपूर्ण, तो कॉमनवेल्थ 2030 भारत के अहमदाबाद में होंगे। T20 वर्ल्ड कप अभी जो भारत श्रीलंका ये तो चल ही रहा है, भारत पहुंच गया सुपर 8 में। प्री दिलाओ फिर बढ़िया से फाइनल देखना। और 23वां फीफा जो वर्ल्ड कप है वो 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। फिर लॉन टेनिस, इनसे सवाल आते हैं जनरली, तो ये 2 नाम पुरुषों में याद रखना। जैनिक सीनर, सीना चौड़ा करके ये जीतता है जैनिक सीनर। और जैनिक सीनर ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन में जीता, मतलब 2 में जीता AW। जैनिक सीनर किस में जीता? ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन में। ब्रिटेन वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला, मतलब ब्रिटेन का गुलाम ही था ऑस्ट्रेलिया, तो ये ध्यान रखना, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन में सीनर। और दूसरा कार्लोस अल्काराज, अल्काराज आएगा, तो ये फ्रेंच ओपन और US ओपन ये दोनों अल्काराज जीता है 2025 के। महिलाओं में सब अलग अलग ही जीती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है मेडिसन कीज, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके दवाई पी लिए। फ्रेंच ओपन जीते हैं कोको गॉफ, फ्रेंच में कोका कोला पी लिए। विंबलडन ईगा स्वियाटेक और US आरियाना सबालेंका, US वालों की लंका लगा दी, आरियाना सबालेंका। फिर स्पेस से अगर हम देखें तो GSAT-7R भारत से प्रक्षेपित होने वाला भारी उपग्रह 4400 किलोग्राम का है, LVM-03 के द्वारा। मतलब भारत से और भारी उपग्रह भारत के हुए हैं, लेकिन भारत से नहीं हुए। तो ये भारत से, नहीं तो अमेरिका, फ्रेंच गुयाना इधर उधर से कराते हैं हम,
तो भारत के LVM-3 से ये 4400 किलोग्राम का GSAT-7R छोड़ा गया है। फिर ये नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार है। तो ये किसकी सहायता से बन रहा है? तो नासा और इसरो दोनों के संयुक्त उससे बन रहा है। फिर एक एक्सियोम 4 मिशन है, ये अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए है। इसमें खास बात यह है कि हमारे जो शुभांशु शुक्ला हैं वो भी इसके सदस्य हैं। इसमें नासा है, आपका एलन मस्क का टेस्ला है, ये सब मिलके एक्सियोम 4 मिशन कर रहे हैं। और NVS-02 ये इसरो की 100वीं सैटेलाइट है। ये भी हमारी उपलब्धि, इसरो अपनी 100वीं सैटेलाइट शतक मारती है, तो NVS-2 थी। फिर एक नाविक है, जैसे GPS होता है ना, वैसे भारत का नाविक IRNSS बोलते हैं। इसमें 7 उपग्रह हैं, 3 और 4 ऐसा करके लगे हैं। भारत का ये नेविगेशन सिस्टम है। फिर ये मत्स्य 6000। अब इस टाइप का ना गेस भी कर लेना, मत्स्य किसका नाम होगा? मत्स्य मछली कहाँ रहती है? समुद्र में, डीप सी में। तो समुद्र, गहरे समुद्र के लिए फ्रांस के सहयोग से समुद्रयान बना है। तो वंदे मातरम खूब चल रहा है, तो लगा कि इसके बारे में पूछ सकता है। तो भारत का ये राष्ट्रगीत कब बना? 24 जनवरी 1950 में। किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बाद में आनंद मठ में भी छपा ये। 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें ये गाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद गाया। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन लिखा, उन्होंने वंदे मातरम गाया। स्वदेशी आंदोलन के समय भी वंदे मातरम का खूब जलवा था। रक्षा में अगर देखेंगे तो S-400 है। रक्षा भी इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि पाकिस्तान से हम बिल्कुल घुस गए थे बॉर्डर न्यूज़ चैनल के हिसाब से। S-400 को सुदर्शन चक्र बोलते हैं। और अमेरिका खूब दबाव डाल रहा था कि मत लो, लेकिन भारत आखिरकार ले लिया, रूस से लिए हम। फिर बराक 8 है, ये मिसाइल है, ये इजराइल के सहयोग से है। आकाश क्या है? स्वदेशी रक्षा प्रणाली है भारत की रक्षा करने के लिए। आकाश तीर क्या है? भारत का डिफेंस सिस्टम है। फिर ब्रह्मोस तो आप सुने होंगे, रूस के सहयोग से है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। राफेल भी खूब चल रहा था मिसाइल, ये फ्रांस के सहयोग से, या फ्रांस से हम लोग मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो UNDP इसको जारी करती है। अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, इनका योगदान था। फर्स्ट रैंक आइसलैंड का है, भारत का 130वां है और भारत का स्कोर है 0.685, 685। तो HDR में पहला आइसलैंड है, भारत 130वां है। फिर एक SDG है, सतत विकास लक्ष्य वाला, तो इसमें भारत 100 से कम है, मतलब पहला फिनलैंड है और भारत का 99वां रैंक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत सारा है, लेकिन इंदौर याद रखना, ये हर बार रहता है स्वच्छ शहर, 7-8 साल से लगातार है। योजनाएं अगर, तो एक योजना जो बजट में थी, PM धन धान्य कृषि योजना, जो ऐसे 100 जिले जिनकी उत्पादकता कम है उनको फोकस करने की बात है। फिर PM जीवन योजना, जीवन योजना किसके लिए? जैव ईंधन के लिए जीवन योजना है, PM जीवन योजना। फिर अमृत है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शहर के लिए मिशन अमृत है, शहरी विकास के लिए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ बना है? तेलंगाना निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड बना है। और आपका मखाना बिहार पूर्णिया में बना है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इसमें एक तो वनावरण है, इसमें फर्स्ट में है मध्य प्रदेश, दूसरे में है अरुणाचल और तीसरे में है छत्तीसगढ़। तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 3rd रैंक छत्तीसगढ़ का, MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसलिए भी चर्चा में क्योंकि वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर कहीं हुई है तो वो हुई है छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत अगर आप देखो तो वो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के 91.33% क्षेत्र में वन आवरण ही है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है? तो अब सुंदरवन तो आप सुने ही होंगे, पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर गुजरात और तीसरे रैंक में अंडमान निकोबार। तो मैंग्रोव पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। उत्पादन अगर हम देखें तो सर्वाधिक फल का उत्पादन आंध्र प्रदेश में हुआ है, आलू और सब्जी का यूपी में हुआ है। दूध उत्पादन में भारत फर्स्ट है। दूध के लिए श्वेत क्रांति हुई थी जिसके जनक थे वर्गीज कुरियन। चाय निर्यात में हम 2nd रैंक में, पहले 3rd में थे, अब 2nd में आ गए हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा एक बार कथन आया था, तो एक आइडिया होना चाहिए। करीब 222 गीगावाट हमारी क्षमता है। सौर ऊर्जा का करीब 105 गीगावाट है, मतलब टॉप में सौर है। पवन का करीब 50 गीगावाट है। बायोमास का करीब 11.5 गीगावाट है और लघु जल ऊर्जा का 5 गीगावाट है। तो जमाने के लिए भी आया, तो ध्यान रखना कि सौर ऊपर है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मखाना बोर्ड कहाँ बना? पूर्णिया बिहार में बना। और खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो बिहार में है। ये सवाल कभी आ सकता है, जमाने के लिए ध्यान रखना कम से कम, कि रुपए सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा हमारा आता है उधारी से। पहला रैंक तो उधारी का है। दूसरा रैंक है इनकम टैक्स का। सरकार जो टैक्स वसूलती आय में, वो सेकेंड रैंक में है। तीसरे रैंक में आपकी जीएसटी है और चौथे रैंक में है निगम कर। तो ये जमाने को कभी आ सकता है, इनकम टैक्स, जीएसटी और निगम कर। कारपोरेट टैक्स तो इनकम है सबसे ज़्यादा, फिर जीएसटी है और उसके बाद निगम कर है। और रुपए जाता कहाँ, अगर आपसे पूछे कि भाई खर्च कहाँ करती है सरकार, तो अगर उधारी लेती है तो उधारी देना भी पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा तो ऐसे 22% स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़, मतलब राज्यों को बांट देती है। उसके बाद फिर वही ब्याज भुगतान करती है। उसके बाद देखें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 16%, उसमें जाता है। ऐसा करके अलग अलग चीज़ों में फिर पैसा जाता है। तो ये क्रम ध्यान रखना, इनकम टैक्स ज़्यादा है, फिर जीएसटी है, फिर कारपोरेट टैक्स है। घाटा की अगर बात करें तो बजट एस्टीमेट जो 25-26 का राजस्व घाटा करीब 1.5% है। ये इसलिए मैं बता दिया कि आपको एक आइडिया रहे, आप ऑप्शन पकड़ सको। 1.5% राजस्व है। राजकोषीय घाटा करीब 4.4 है। प्राथमिक घाटा करीब 0.8% है। तो ये घाटा है। जीडीपी का क्या अनुमान है? तो करीब 6.3 से 6.8% का अनुमान है। ये भी एक आइडिया के लिए आपको पता रहना चाहिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है $640 बिलियन। डेट टू जीडीपी रेशियो, विदेशी ऋण अनुपात है 19.4%। चालू खाता घाटा है जीडीपी का 1.2%। तो ये चीज़ें पता रहना चाहिए। भारत में जो सर्वाधिक एफडीआई है कहाँ से आती है? तो सिंगापुर के रास्ते आती है। और किस राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है? तो महाराष्ट्र में आती, बॉलीवुड में आती, बॉलीवुड नहीं मतलब महाराष्ट्र में आती है। मिष्टी किसके लिए है? तो ये मैंग्रोव संरक्षण के लिए योजना है। मिशन लाइफ किस लिए है? तो सतत विकास के लिए, ऐसी जीवन शैली हो उसके लिए मिशन लाइफ है। यूपीएससी 1925 में स्थापित, अभी क्या हुआ कि इसका 100 साल हुआ। ली आयोग की सिफारिश पे बना था। एसआईआर आप खूब सुने होंगे, तो शुरू हुआ था ये बिहार में। बिहार में ही चुनाव था तो माहौल बना था। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान बन के तैयार हुआ। नवीन श्रम संहिता कब लागू हुई? तो 21 नवंबर को लागू हुई। कोई 25 कट गया है ना, तो ध्यान रखना भाई। 21 नवंबर 2025 को लागू हुई, मतलब इसी साल लागू हुई, पिछले साल। राष्ट्रीय खेल नीति जुलाई 2025 से लागू होगी। फिर 16वां वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अध्यक्ष 16वें के हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, महेश शंकर भगवान है। बहुविवाह पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? तो असम राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया है। बिहार चुनाव की बात करें तो 67.13% मतदान हुआ, 51 के बाद सबसे ज़्यादा था। और पहली बार मोबाइल ऐप से ई वोटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट में से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। चीता को कहाँ कहाँ रखा गया? तो सबसे पहले तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, फिर गांधी सागर उद्यान में, और फिर नौरा देवी अभ्यारण्य में, दुर्गावती टाइगर रिजर्व में भी। तो ये 3 जगहें जहाँ चीते हैं। और एक मुखी करके है, भारत में ये मादा चीता जन्मी थी और अभी 5 शावकों को जन्म दी, इसलिए फेमस हुई है। नवीन रामसर स्थल की अगर हम बात करें तो कुल 96 हैं और 96वां हमारा कोपरा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला
उद्यान है जिसको भारत का जिसको गुड स्टेटस मिला। ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। गुड बोले हैं ना बस, लेकिन फिर भी खुश हैं हम कि भाई एक है जिसको गुड बोला गया। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु धनुषकोडी में है। गजमित्र योजना असम में लागू हुई। तितली अभ्यारण्य भारत का पहला कन्नूर केरल में है। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड हिमाचल हिम। और पहला वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर, मतलब ये कॉरिडोर है और यहाँ मतलब ये रोड है और कॉरिडोर है, मतलब रोड के ऊपर से नीचे से जंतु निकल जाएं, जीव निकल जाएं, तो ये दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा बच गया था, वो मैं बताया ना पेन खराब हो गई तो एक तो सीओपी ध्यान रखना। सीओपी जो आपका 30वां है वो कहाँ होगा? तो बेलेम अमेजन क्षेत्र जो है, जो खतरनाक इलाका है, वहाँ ब्राज़ील में। और सीओपी क्या है? तो 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था उसके बाद बना। एक क्रम मेरे को लगता है कभी पूछ सकता है, ध्यान रखना। 26वां जो कोप 26वां हुआ था वो ग्लासगो में हुआ। उसके बाद 27वां हुआ वो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ। तो ग्लासगो 26वां 21 में, फिर 27वां शर्म अल शेख, 28वां दुबई में, 29वां बाकू में और 30वां आपका ब्राज़ील में। साइट्स का 20वां शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में होगा। तो ये 2 सम्मेलन है जो आपको पता रहना चाहिए। तो वही है, ये आपका करंट का हुआ। पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, हो सकता है कुछ राइटिंग में ऐसा हो, बाकी आप लोग समझ जाते हो, आप लोग का बड़प्पन है। छत्तीसगढ़ का भी कोशिश करता हूँ, उंगली से उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, तो भी कोशिश करते हैं और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो मेन है कि देखो आप शांत रहो, आराम से रहो, लोड मत लो। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कई लोग हैं जिनको डर लग रहा है, कई लोग हैं डर नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो जो मन कर रहा है ना वो पढ़ो, अब कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए मैं, और मेरे को लगा कि यार ऐसा बोल रहे हैं तो चलो हम लोग के जो 10-10 मिनट के रिवीजन वीडियो ना वही देख लो, कुछ मत करो, बढ़िया लगा के बैठो, देखो कल पूरे दिन, या आप जो नोट्स बनाए होगे ना वो पलटाओ। मतलब डरना मत, परेशान मत होना, जो करने में मज़ा आ रहा है वो करना। कुछ करने में मज़ा नहीं आ रहा है सो जाना, लेकिन कल मत सोना। कल इसलिए मत सोना क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो कल सुबह उठ जाना बिल्कुल 6-7 बजे, और दिन भर मत सोना, सच में मत सोना। और अपने आप को तैयार करते रहो कि भाई कॉन्फिडेंस से रहना है। पेपर कठिन आया तो भी कॉन्फिडेंस से रहना है, सरल आया तो भी कॉन्फिडेंस से रहना है। कितना भी कठिन आया मेरे को अपना बेस्ट देना है वहाँ। अपने आप को आपको सेल्फ अफर्मेशन देना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लगेगा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लगेगा सब भूल रहे हैं, सब याद आ जाता है, भरोसा रखो, कुछ काम नहीं आएगा। अभी आपको लगेगा ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, कुछ नहीं होता। आराम से रहो, बढ़िया से रहो, पॉजिटिव रहो, और कुछ भी लगे, कुछ भी स्थिति आए, आपको अपना बेस्ट देना है। आप इस एग्ज़ाम के लिए पिछले 1 साल 6 महीने 2 साल से जूझ रहे, तो अब अभी कमज़ोर मत हो, अभी अपना बेस्ट दो, अभी अपने जो आपके अंदर शक्ति है उनको जगाओ, अच्छे से रहो, और अभी कमज़ोर मत पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी कमज़ोर मत पढ़ो, बड़ा एग्ज़ाम है ये। आप कमज़ोर पढ़ोगे तो फिर क्या जिला, क्या राज्य संभालोगे आप। तो आपको अपना बेस्ट देना है, मजबूत बने रहना है। कुछ नहीं होता, पढ़ाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, पुस्तक खोलने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, डर लग रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बस आपको अपने को मजबूत रखना है, बढ़िया से रहना है। ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत होती तो बताइएगा।